हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो रिवाइज टू रिकॉल सीरीज स्टार्ट करें। रिवाइज 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 देन ओनली रिकॉल। सो आज हम पढ़ेंगे SA 240। SA 240, the auditor's responsibilities relating to fraud in an audit of financial statement. Friends, keep revising. SA 240, the auditor's responsibilities relating to fraud in an audit of financial statement. SA 240, the auditor's responsibilities relating to fraud in an audit of financial statement. फ्रेंड्स, वैसे तो ये ऐसे बहुत ही बड़ा और बहुत ही लेंथी है, बट इसमें मैंने एक कंटेंट को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि आप हर आंसर में ये पर्टिकुलर आंसर लिख सकते हो। इसमें 4 टॉपिक है मेनली: पॉसिबल सोर्सेज ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिस्क फैक्टर, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ इंक्वायरीज टू मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, इसमें 4 टॉपिक है। हमेशा की तरह हमें बर्ड व्यू याद रखना है हर एक ऐसे का। तो फ्रेंड्स, इसमें भी 4 ही टॉपिक है: पॉसिबल सोर्सेज ऑफ fraudulent financial reporting, risk factor, auditor's duties, appropriateness of inquiries. Friends, possible sources of financial reporting, risk factor, auditor's duties, appropriateness of inquiries. Friends, one more time. Possible sources of fraudulent financial reporting, risk factor, auditor's duties, appropriateness of inquiries. टॉपिक को एक लॉजिकल फॉर्म में याद किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले क्या है कि पॉसिबल सोर्सेज क्या है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। ऐसे का नाम क्या है? SA 240, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड, किसमें? इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले ऑब्वियसली सोर्सेज क्या है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, बराबर। फिर रिस्क फैक्टर क्या है? रिलेटिंग टू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। फिर ऑडिटर की ड्यूटी क्या है फ्रॉड के रिलेटेड। फिर अप्रोप्रिएटनेस ऑफ इंक्वायरीज, ऑडिटर फिर मैनेजमेंट से इंक्वायरीज किस तरह से कर सकता है। तो सबसे पहला टॉपिक है पॉसिबल सोर्सेज ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 6 टॉपिक्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं। तो हमें इसको इसी सीक्वेंस में हमेशा याद रखना है। कभी भी आप पढ़ने बैठे तो हमेशा एक सीक्वेंस फिक्स कर लो, उस सीक्वेंस को चेंज मत करो और कीवर्ड्स मत बनाओ। मतलब आप मिमिक्स मत बनाओ और डायरेक्टली खाली पॉइंट्स को सीक्वेंस में याद रखने की कोशिश करो। एक लॉजिकल सीक्वेंस बना लो अपना और उसको, या फिर पॉइंट्स को आप एक स्टोरी की तरह बना सकते हो। जैसे कि इसमें अपन ने देखते हैं पॉसिबल सोर्सेज क्या है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। सबसे पहले तो अगर अपन अकाउंटिंग में डेटा एंट्री करेंगे तो डेटा एंट्री करना मतलब जर्नल एंट्रीज करेंगे अपन, तो फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करना। फिर कोई भी इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन ले लेना या कोई भी जजमेंट ले लेना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फिर क्या हो सकता है? ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिले कर देना कोई रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम, या फिर कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में। और कंसील कर देना और नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स, और एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, मतलब लाइक काइंड ऑफ टीमिंग एंड लीडिंग कह सकते हैं इसको, और रिकॉर्ड्स को ऑल्टर करना। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको पूरा कंटेंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो खाली ये बोल्ड पॉइंट्स है, उन जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उस पर मेनली फोकस करो। जैसे सबसे पहले क्या है? रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज, फिर इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस एंड जजमेंट, फिर ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिले इन रिकॉग्निशन, फिर कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स, फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, फिर ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्या था? फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करना, फिर उससे रिलेटेड कोई अजम्पशंस या जजमेंट इनअप्रोप्रिएट हो जाए, या ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिले इन रिकॉग्निशन, ठीक है। फिर क्या हो सकता है? ऐसे कोई फैक्ट्स है जो उसको हमने कंसील कर दिया या डिस्क्लोज ही नहीं किया, फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, फिर ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला अपना क्या था कि भाई सोर्सेज क्या है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, ठीक है फ्रेंड। तो आवर टॉपिक नंबर 1 इज कंप्लीट। नाउ आवर टॉपिक नंबर 2 फैक्टर है, इनका ये क्लासिफिकेशन है जो अराइज होते हैं फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, ये इनका पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इनकी 3 मेन हेडिंग्स क्या है? सबसे पहला है इंसेंटिव्स और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड, फिर परसीव्ड अपॉर्चुनिटी टू डू सो, फिर रेशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट। फर्स्ट, इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड, परसीव्ड अपॉर्चुनिटी टू डू सो और रेशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट। सबसे पहला क्या है? इंसेंटिव्स और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड, ए परसीव्ड अपॉर्चुनिटी टू डू सो और रेशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट। अब इंसेंटिव्स और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? बोल्ड पॉइंट्स पे ध्यान दो।
व्हेन मैनेजमेंट इज अंडर प्रेशर, मतलब कोई अनरियलिस्टिक टारगेट दे दिए मैनेजमेंट को तो उसकी वजह से, या फिर परस्यूड अपॉर्चुनिटी। परस्यूड अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या कि इंटरनल कंट्रोल इतने वीक है कि कोई भी इंडिविजुअल उनको हैक कर सकता है या उनका फायदा उठा सकता है। तीसरा, रेशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट। रेशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट का मतलब क्या हो गया कि इंडिविजुअल पजेस एन एटीट्यूड, कैरेक्टर और सेट ऑफ एथिकल वैल्यूज दैट अलाउ देम नोविंगली एंड इंटेंशनली टू कमिट ए डिसऑनेस्ट एक्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखो इसमें रिस्क फैक्टर का क्लासिफिकेशन है मिस स्टेटमेंट से रिलेटेड, अराइजिंग टू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। तो सबसे पहला क्या है, इंसेंटिव्स और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड, फिर परसीव्ड अपॉर्चुनिटी टू डू सो और रेशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट। अब सबसे पहले समझो ना, इंसेंटिव्स और प्रेशर का मतलब क्या हो गया कि मैनेजमेंट ने कोई अनरियलिस्टिक अर्निंग टारगेट्स दे दिए। दूसरा क्या है, परसीव्ड अपॉर्चुनिटी टू डू सो। फिर इसमें क्या लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल बिलीव्स इंटरनल कंट्रोल कैन बी ओवर रीडन, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, रेशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट। इंडिविजुअल possess an attitude, character or set of ethical values that allow them knowingly and intentionally to commit a dishonest act. However, even otherwise honest individual can commit fraud in an environment that imposes sufficient pressure on them. अगर कोई प्रेशर करता है और कोई इंडिविजुअल ऑनेस्ट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके, तो वो भी फिर अपना क्या फ्रॉड कमिट कर देगा अगर उस पर, जैसे अगर उसको अनरियलिस्टिक टारगेट्स दे दिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना टॉपिक नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला क्या था, पॉसिबल सोर्सेज ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। टॉपिक नंबर 2 इज रिस्क फैक्टर। इसके 3 क्लासिफिकेशन, इंसेंटिव्स और प्रेशर, परसीव्ड अपॉर्चुनिटी, रेशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट। नाउ अवर टॉपिक नंबर 3 इज ऑडिटर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिलेटिंग टू एन फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अपने ऐसे का नाम है। तो देखो टॉपिक नंबर 3 का क्या नाम है, ऑडिटर्स ड्यूटी इन केस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड। फ्रेंड्स, इस पर ध्यान देना अच्छे से, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन केस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड। फ्रेंड्स, इसको ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ दिस ऐसे। देखो इसमें 6 पॉइंट्स हैं, इसमें अच्छे से इंटरकनेक्शन बिठाना, और मैं पिछले एसेस का भी रेफरेंस दूंगा इसमें। तो देखो सबसे पहले क्या है, ऑडिटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल अश्योरेंस। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले ऑडिटर को हमेशा रीजनेबल अश्योरेंस तो रखना ही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर को हमेशा रीजनेबल अश्योरेंस तो रखना ही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, बराबर। फिर अब ऑब्वियस ही बात है, मैनेजमेंट एक यूनिक पोजीशन है, वो फ्रॉड कैसे भी कर सकती है, बराबर। जैसे मैनिपुलेट कर दिया अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, या फिर प्रिपेयर ऐसे इंटरनल कंट्रोल प्रिपेयर किए या इंटरनल कंट्रोल प्रिपेयर ही नहीं किए, तो मैनेजमेंट यूनिक पोजीशन है। बट हमें हमेशा हमारा रीजनेबल एश्योरेंस रखना है, हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आनी चाहिए। अब रीजनेबल एश्योरेंस रखना है और मैनेजमेंट की यूनिक पोजीशन, देखो 2 ही आउटलुक है हमेशा की तरह, ऑडिटर मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट यूनिक पोजीशन है, तो फिर हमें क्या रखना है, हमेशा मेंटेन रखना है एक एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। हमें हमेशा मेंटेन रखना है एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्वेश्चनिंग माइंड, बराबर। अब 4th पॉइंट क्या होता है कि हमें ऑडिटर को हमेशा ये रखना है कि भाई कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसमें से कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाए ड्यू टू फ्रॉड कुड एग्जिस्ट। मतलब ऑडिटर कुड शुड रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी दैट ए मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड कुड एग्जिस्ट। ऑडिटर को हमेशा ये नहीं रखना कि भाई इंटीग्रिटी है, मतलब मैनेजमेंट अच्छा है, ये है, तो फ्रॉड यहाँ पे नहीं हो सकता। ऑडिटर को हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस लेना ही है हर एक आइटम का बैलेंस शीट में, और हमेशा एक रीजनेबल एश्योरेंस रखना ही है। और दूसरी बात, हमेशा उसको ये ध्यान में रखना ही है, हमेशा उसका माइंड क्वेश्चनिंग से भरा होना चाहिए। हर एक आइटम से उसको रीजनेबल क्वेश्चंस पूछने ही है मैनेजमेंट को कि भाई ये पर्टिकुलर आइटम क्या है। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया कि उसको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हाँ भाई हो सकता है फ्रॉड, हो सकता है, बराबर। तो 4था पॉइंट हो गया। और अगर कोई डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर बैलेंस शीट के आइटम से रिलेटेड हमने कोई एविडेंस मांगा और वो ऑथेंटिक नहीं है या प्रॉपर्ली ऑथराइज नहीं है, या फिर एज पर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर नहीं है वो डॉक्यूमेंट, तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हम आगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा सकते हैं। फिर अगर इंक्वायरीज की अपन ने मैनेजमेंट से या फिर TCWG से और वो इनकन्सिस्टेंट है, तो हमें फिर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और इनकन्सिस्टेंसीज को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम देखो अपने ने ये ध्यान, अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने पढ़ा था कि
एक्सेप्टेंस ऑफ कंटिन्यूइंग क्लाइंट रिलेशनशिप में ये पॉइंट्स था कि हमें सबसे पहले SA 220 में हमें इंटीग्रिटी रखनी है, इंटीग्रिटी को देखना है कि एंटिटी के मैनेजमेंट को। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें हमारा रीजनेबल एश्योरेंस नहीं रखना, रीजनेबल एश्योरेंस रखना है। तो सबसे पहले देखो पॉइंट्स में हमेशा इसी सीक्वेंस में याद करना कि सबसे पहले देखो रीजनेबल एश्योरेंस, ऑब्वियस ही बात है। फिर दूसरा मैनेजमेंट का आउटलुक, तो मैनेजमेंट क्या है कि यूनिक पोजीशन है टू परपिट्रेट फ्रॉड। तो फिर हमें क्या रखना पड़ेगा उसके लिए कि भाई हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना पड़ेगा। फिर हमें ये ध्यान में रखना है या हमें ये पॉसिबिलिटी तो रखनी है कि हाँ हो सकता है फ्रॉड। फिर फ्रॉड है ये जरूरी नहीं, लेकिन हो सकता है, भले ही कितना भी इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव क्यों ना हो, लेकिन फ्रॉड हो सकता है। फिर क्या है कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक नहीं हो तो हमें इन्वेस्टिगेट करना है फर्दर, मतलब हमने जो भी प्रोसीजर लगाया होगा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म किया होगा, डिस्कशंस किए होंगे, तो उसका एक प्रॉपर एविडेंस लेना है। और अगर वो ऑथेंटिक नहीं होता है या एज पर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर नहीं होता है तो हमें फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है। फिर अगर हम अब इन सब प्रोसेस के लिए हम ऑब्वियसली मैनेजमेंट के पास जाएंगे और इंक्वायरीज करेंगे, तो अगर रेस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज आर इनकंसिस्टेंट तो फिर हमें इन्वेस्टिगेट करनी है इनकंसिस्टेंसीज को। तो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए। पहला पॉसिबल सोर्सेज ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा रिस्क फैक्टर, तीसरा ऑडिटर्स ड्यूटीज। कि SA 240 के हर एक आंसर में हमें सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 और पैरा 310 ऑफ कारो 2016 का हमेशा रेफरेंस देना ही है। सेक्शन 143(12) क्या बोलता है कि वो फ्रॉड से रिलेटेड, अगर 1 करोड़ और मोर अमाउंट हो फ्रॉड की तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। और कारो का वन ऑफ द प्रोप्राइटरी मैटर दैट इज पैरा 310 कि अगर कोई भी कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉय ने किया है तो अमाउंट इन्वॉल्व और नेचर वो इंडिकेट करना है हमें हमारी रिपोर्ट में। फ्रेंड्स ध्यान से सुन लीजिए, पैरा 310 और सेक्शन 143(12) का रेफरेंस SA 240 के हर एक आंसर में देना है। ठीक है फ्रेंड्स नाउ अब है टॉपिक नंबर 4 कि वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू मेक इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ फ्रॉड। मतलब मैनेजमेंट ने ऐसे इंटरनल कंट्रोल सेटअप कर रखे हैं जिससे कि फ्रॉड आइडेंटिफाइड किया जा सकता है। तो क्या ऑडिटर एज एन ऑडिटर हम इंक्वायरी कर सकते हैं? तो यस फ्रेंड्स, वी कैन इंक्वायर लाइक वो देर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ इंक्वायरीज। सबसे पहला क्या हो गया कि मैनेजमेंट का असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। मतलब मैनेजमेंट कैसे असेस करता है कि भाई RMM को अगर RMM ड्यू टू फ्रॉड हुआ है तो मैनेजमेंट का असेसमेंट का तरीका क्या है। फिर दूसरा मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू रिस्क। सपोज करो कोई डेविएशन मिल गया इंटरनल कंट्रोल का तो उसमें कोई रिस्क मिली तो फिर मैनेजमेंट का रेस्पॉन्स क्या रहेगा। ओके, तीसरा क्या हो गया मैनेजमेंट का कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस किस को करता है? तो सबसे पहले हो गया TCWC और कोई मैनेजमेंट ने कम्युनिकेशन किया है इफ एनी एम्प्लॉयज को। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे टॉपिक 4 कंप्लीट होते हैं। तो देखो टॉपिक नंबर 4 का अगर की रिवीजन करें तो मैनेजमेंट के जो इंटरनल कंट्रोल है उससे रिलेटेड कि भाई फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉड तो हम इंक्वायरीज कर सकते हैं। तो यस फ्रेंड्स, ऑडिटर कैन इंक्वायर। तो मेनली 4 इंक्वायरीज होगी। सबसे पहले तो मैनेजमेंट का असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फिर प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू द रिस्क, फिर मैनेजमेंट का कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट का कम्युनिकेशन बाय एनी एम्प्लॉयज। ठीक है फ्रेंड्स, तो अवर टॉपिक नंबर 4 इज कंप्लीट एंड इट्स ए कंप्लीशन ऑफ SA 240। तो फ्रेंड्स हमेशा हमें इसी सीक्वेंस में याद करना है। देखो 4 टॉपिक है पॉसिबल। सबसे पहले तो सोर्स क्या है, फिर रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब क्लासिफिकेशन क्या है रिस्क फैक्टर का, फिर ऑडिटर की ड्यूटीज क्या है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और फिर क्या है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ इंक्वायरी। फ्रेंड्स होप यू लव इट। थैंक यू सो मच, कीप रिवाइजिंग, ऑलवेज लिसन। हमेशा ये बात ध्यान रखो कि जितना आप रिवाइज करोगे और फिर रिकॉल करो, बार बार चीज़ों को रिवाइज मत करो, इतना रिवीजन कर लो कि हम रिकॉल कर पाए। क्योंकि हम एग्जाम में क्या करते हैं, हमेशा रिकॉल करते हैं ना कि रिवीजन करते हैं। तो प्रैक्टिस हमेशा वैसे ही रखो कि रिकॉल करो। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ऐसे का नाम, फिर ऐसे का बर्ड व्यू। तो बर्ड व्यू में क्या क्या हो गया कि भाई जैसे हमें अगर रिवीजन करना हो ऐसे 240 लेके बैठे हम, तो ऐसे 240 में सबसे पहले बुक को बंद करना है, ऐसे 240 का नाम याद आ गया, डन, टिक हो गया अपना। फिर टॉपिक्स क्या क्या है तो डन हो गए। अब टॉपिक्स में कुछ ना कुछ तो हमें ऐसा होगा कि हमें कुछ ना कुछ तो याद रहेगा ही, तो वो पहले बर्ड व्यू हमें तो हमेशा याद रखना ही है। तो बर्ड व्यू याद है तो वहाँ पे टिक। फिर टॉपिक कहाँ का याद है, अब जहाँ हम लेकर कर रहे खाली उस टॉपिक का रिवीजन करो और फिर वापस बोलो। ऐसे ही आपकी ऑडिट अच्छे से हो जाएगी। और हमेशा फ्रेंड्स कीवर्ड्स का ही रिवीजन करो, जो मैंने बोल्ड पॉइंट्स किए हैं खाली उन्हीं का रिवीजन बार बार करो। फ्रेंड्स आपके ऑडिट में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, होप यू लव द सेशन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।